That depends on you actually. If you want to have more classes, I can give you. There is obviously no need for attendance. या असाइनमेंट का रिव्यू भी कर लेंगे आज हम दो टॉपिक भी कवर करेंगे। तो पहले मैं एक गैर जरूरी काम कर लूँ, अटेंडेंस लगा दूंगी। अरे यार तो पहले से नहीं दी, ये तो बड़ा शौक है, शौक है। अच्छा तो शुरू करते हैं। हमने दो चीजें करी आज। सबसे पहले जो आसान सी चीजें वो कर लेते। एक बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, लेकिन वो आजकल आप वो स्लाइड्स और वो लेक्चर्स वगैरह शेयर कर रहे हो, सारी खोल ली हमने देखी है मर्जी आपकी। गूगल क्लास। अच्छा भाई सपोर्टिंग लेक्चर्स है ना, तो ये हमें जो है वो ये बताया गया कि जितने जैसे हम लाइव लेक्चर ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें जो है वो दूसरे लेक्चर्स भी डालने हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उनके पास कुछ मटेरियल हो पढ़ने के लिए। जो लाइव लेक्चर है वो भी वो बाद में देख सकते हैं, और वो उसके अलावा भी उसमें वो भी हो सकता है। तो आप शेयर सम एक्स्ट्रा वीडियो एंड स्टफ। स्लाइड भी मैंने दे दी है ना। तो पेपर का फाइनल डेट डिसाइड हुई है, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग अ डिफरेंट थिंग। वो पता नहीं कोई कैंडिडेट
किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, तो कोई कैसे बता सकता है। अच्छा, मतलब वो सब टीचर saying फर्स्ट क्लास अदर than saying नहीं 15 आपके पेपर होंगे, तो वो हम लोग कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, पहली बात नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि अंदाजन सुना यही है कि 15 जून के अराउंड शुरू होंगे, कंफर्मेशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या फर्क पड़ता है, जब भी होंगे आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम अचानक से गुजर जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब भी होगा पता चल जाएगा, परेशानी क्या, आराम से बैठे बस चेक करते रहे गूगल क्लासरूम, ताकि आपको जो है वो अपडेटेड रहे। ठीक है, सही है सर, वो तो हम मतलब अपडेटिंग ना, क्योंकि हम नॉर्मली जो है कि ऑफिशियल जब तक ईमेल नहीं आती तब तक हम वो नहीं हाँ वो तो आप आराम से अपना जाएगा। हाँ अच्छा, यही होगा, 15 मतलब कुछ अराउंड होगा उसके सारे। यानी हम भी जो है ना वो गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलते हुए आपको बड़े स्ट्रिक्ट से SOPs देंगे एग्जाम देने के। सेंट्रल गवर्नमेंट का नक्शे कदम पे अगर आप करेंगे तो उसको तो कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगा। हाँ ये भी सेलेक्टिव मतलब पेपर फिजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, ऑनलाइन तो नहीं होंगे? हो सकता है ऑनलाइन, ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन, हो सकता है हो सकता है 15 दिन से, हो सकता है 20 दिन से। मुझे जब नहीं होगा तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो अभी पेपर जरूर होंगे। हाँ पेपर जरूर है वो तो। अच्छा, अभी हमारी एक फैकल्टी मीटिंग हुई, तो उसमें बहुत सारे टीचर्स ने ये कहा कि प्लीज हमें जल्दी से बता दें कि एग्जाम कब होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने के लिए परेशान है या एग्जाम ना देने के लिए परेशान है। तो अगर एग्जाम देना ही है तो परेशानी क्या है, जब भी टाइम होगा वो आपको पता चल जाएगा। आपको कहीं जाना है, आपको कहीं इमिग्रेशन हो गई है, आपको कनाडा शिफ्ट होना है और आपको एग्जाम देना है, तो आप परेशान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएंगे, बस उसमें परेशानी क्या है। हाँ प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है, दैट इज समथिंग। तो बाकी कोर्सेज के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। मेरे कोर्सेज में तो मैं हमेशा से यही बताता हूँ, आप लोगों को भी यही बताऊंगा। हम लोगों का मिड नहीं हुआ है इसलिए इस बात की हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पर मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाजा है पहले से। तो इन माय कोर्सेज देयर इज वन गोल्डन, जितना आप एग्जाम की तैयारी करेंगे उतने ही खराब नंबर आएंगे। द लेस यू प्रिपेयर द बेटर योर रिजल्ट विल। तो मैं जो हूँ वो उसको हमेशा यही इनकरेज करता हूँ कि आप लोग ना पढ़ें, जितना कम पढ़ेंगे उतना अच्छा है। मगर ये बात हम तक ही महदूद रहनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को ये बात नहीं समझ में आई कि वो समझने का मैं आपको असली पढ़ाई से डील कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कौन सी वाली पढ़ाई दूर कर रहा हूँ, वो वाली आप किताब सामने रखते हैं और 4 घंटे तक बैठे रहते हैं। उन्हीं कोर्सेज का टेंशन है सर, इनमें किताब रखी क्योंकि ऐसे ऐसे कोई हमने दिया है कि वो 50 पेज का अगर चैप्टर है ना, तो उसमें से एक लाइन उठा के उसको जो है ना क्विज के अंदर डाली है।
मतलब जस्ट इमेजिन दैट कि आप वो पूरा पेज आपने पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया आपने 50 मिनट, हाउ कुड यू रिमेंबर कि वो एक लाइन जो थी ना, एंड दैट वाज लाइन वाज इवन क्रिटिकल इन दैट चैप्टर, ठीक है ना। वो जो अक्कर बक्कर वो करके आपने हाथ रखे हो जाना हंसते थी। अक्सर सही भी हो जाती है आमिर भाई वो। हाँ ठीक है, आपने कुत्ते लगानी होगा ना, हमने कुत्ते लगानी होगा, सोच के करना होता है। मैं देखें बिल्कुल अपने अमाल की तरह ना अपने कोर्स के भी जिम्मेदार होते हैं। तो मैं किसी और के कोर्स के बारे में आप बिल्कुल बात नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं ये बता ये हमारे कोर्स के लिए लटके हुए हैं क्या बस। हाँ तो वो तो उनका मामला है ना, वो जस्ट भी है। और ये बात मैं आपको बता दूं बड़े पे मैंने कितनी 1 2 3 4 यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा है और 1 2 3 4 में पढ़ाया भी। तो टोटल मिला के जो इसमें कॉमन भी है ना, तो 7 यूनिवर्सिटीज में से 7 यूनिवर्सिटीज में ये मुझे पता है कि अच्छे और बुरे टीचर्स हर जगह होते। तो इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट MIT जो होगा ना उसके अंदर भी कोई ना कोई बुरा टीचर जरूर होगा। और जो क्या नाम है सबसे लोएस्ट कैटेगरी यूनिवर्सिटी होगी उसमें भी कोई एक अच्छा टीचर जरूर होगा। तो ये तो ये हर जगह ऐसा होता है। ओके हाँ वो मैं देख लूंगा कि कैसे करना है ऑनलाइन एग्जाम घड़ी। तो अच्छा मुझसे आप जो भी शिकायत हो मतलब वो अगर मेरी शिकायत हो तो मुझे से करें, अगर किसी और की शिकायत हो तो मुझसे करें अगर करने की इजाजत हो। शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली वो कह रहे हैं परेशानी होती है कुछ ना वो इस वजह से इनकी वजह से वो होती है। बाकी तो मेरे स्टूडेंट को नंबर 1 इसलिए नहीं परेशान होने चाहिए क्योंकि मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं अगर या देखे भी मेहरबानी तो जो आपको आता है उसी से आप चीज अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि बैठ के रटना, बैठ के याद करना कि ये इसकी हेडिंग्स में ये चीजें थी, इसके अंदर ये लिस्ट थी, इसके अंदर ये डेफिनेशन थी, इसके अंदर ये था वो था। So why is it important? If you give me a minute, I will explain why is it important not to prepare for the exam. You should be ready for the exam, but it doesn't mean that you should prepare for the exam. तो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम का जो लफ्ज आता है आम तौर पे उसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम चीजों की लिस्ट याद करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने परसेप्शन में पढ़ा था, हम क्या करते हैं किताब खोलते हैं, स्लाइड्स निकालते हैं और उसकी JPGs बना लेते हैं अपने दिमाग में, और उसके बाद फिर एग्जाम में बैठकर वो JPGs को OCR के जरिए टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो लिख देते हैं। अच्छा अब होता क्या है उसमें कि उस वक्त आपका दिमाग जो है वो स्टफ्ड होता है इंफॉर्मेशन। तो जब स्टफ्ड होता है तो वो सोचने की, समझने की, जज करने की सलाहियत खत्म हो जाती है उससे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक 10 डिजिट नंबर बता रहा हूँ, वो आप याद कर लें अभी फौरन, ठीक है। तो मैंने आपको एक नंबर बता दिया कोई भी
1870321559. ठीक है, एक और नंबर 9 नंबर हो गए। तो मैंने ऐसे कुछ नंबर बता दिया, फिर मैंने आपसे कहा कि अब आपको याद रखना। अब आपका दिमाग उसको याद करने में लग जाएगा। उसी दौरान में मैं आपसे कहूँ कि इसी को याद रखते हुए आप 2 चीजों के अंदर जज करके बताएं कि कौन सी अच्छी। आप नहीं बता पाएंगे इसलिए क्योंकि आपका दिमाग का पूरा जो सिस्टम है वो मेमोरी में लगा हुआ होगा। तो वो उसकी वीडियो मेरे ख्याल से तो होगी आपके पास में, जो बैस्केट को वो कर रहे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा है, वो जो 7-8 लोग बैस्केट बॉल खेल रहे हैं, इस टाइप से। बिल्कुल। इसलिए नहीं बताना चाहते, बाद में अगर कोई जिंदगी में देखे उस वीडियो को तो हाँ, ठीक है ना। सेलेक्टिव अटेंशन का एक्सपेरिमेंट है ना वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो जब शब्द होता तो आपकी सेलेक्टिव अटेंशन होती है, तो आपकी सबकी बिल्कुल। तो वो यूजुअली मैं दिखाता हूँ अपनी एक परसेप्शन वाली क्लास में अटेंशन जब पढ़ाते हैं, तो वो एक दफा रह गया है। तो अब जो है वो इस वजह से आप जो है वो जज नहीं कर पाते। और मेरा जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी जजमेंट, आपका एनालिसिस, आपकी जो है वो सोचने समझने की सलाहियत, ये जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और वो उस वक्त नहीं होगी जब आप ये सब सोचते रहे। अब होता क्या है कि जब मेरे पास एग्जाम पेपर आता है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि हाउ विल यू use group influence to change the behavior of students in the online exam, for example. अब इसके अंदर कोई ग्रुप इन्फ्लुएंस की चीज लगे, हाउ विल यू इंक्रीज और डिक्रीज समथिंग। ठीक है, अब आपको ये याद आया कि अच्छा ग्रुप इन्फ्लुएंस, इंक्रीज, डिक्रीज, इसके अंदर तो फैक्टर्स की बात हो रही है। और फैक्टर्स मैंने क्या पढ़े थे, वो फैक्टर्स थे 5 फैक्टर्स थे: नेसेसिटी, विजिबिलिटी, इंडिविजुअल परचेज कॉन्फिडेंस, और कमिटमेंट टू द ग्रुप, और रेलेवेंस टू ग्रुप फंक्शन। चलो भाई अब शुरू हो जाओ, इसके ऊपर लिखना शुरू हो जाओ। तो वो 2-3 पेज तक इसके ऊपर एक एक करके हेडिंग के ऊपर लिखना शुरू कर दें। पहले आएगा नेसेसिटी, 4 लाइनें, विजिबिलिटी 4 लाइनें, और ये करते 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 3 पेज गुजर जाए, सवाल का जवाब आया नहीं। उसके बाद वो टाइम देखेंगे घड़ी और कहेंगे कि अरे अब तो टाइम हो गया, तो चलो अब ये सवाल आ गया, सब खत्म, इसके बाद टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह वो पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब एग्जाम में उनका आता है डी, तो वो आके पूछते हैं सर इतना सारा तो लिखा था आपने, फिर भी नंबर नहीं दिए। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो उस सोच को बेशक दूसरे टीचर्स के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, मेरे ऊपर नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन आंसर द क्वेश्चन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन अगेन। वाइल का लूप लगाए, वाइल यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन कीप रीडिंग। और हाँ, टू द पॉइंट आंसर, सीधा सीधा जवाब दें, इधर उधर की जितनी बातें करेंगे। ऐसा बहुत दफा हुआ है, इनफैक्ट एक स्टूडेंट की उसकी जीपीए की 3.96 समथिंग थी, उसका मेरे पास बी ग्रेड है। तो उसने कहा कि मेरा कभी भी ए से कम आता नहीं है, ए माइनस से कम तो भी नहीं आता। तो मैंने इतना क्या साथ, तो मैंने कहा कि इसलिए क्योंकि आपने सारे सही जवाब दिए थे, लेकिन सारे सही जवाब देने के बाद आपने बिला वजह में गलत जवाब भी दे दिए साथ में। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछे, आप मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है, और मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शाहिद है,
So that would be the right answer. ठीक है. अगर मैं ये जवाब देखूं कि मेरा नाम जो है वो मुस्तफा है, तो ये भी सही जवाब कंसिडर किया जा सकता है कि भाई एक इंसान कह रहा है इसका नाम मुस्तफा तो होगा. लेकिन अगर मैं 10 अलग अलग नाम बताऊंगा तुम्हें, तो जो सामने वाला है वो कहेगा कि डेफिनेटली इनमें से 9 गलत है. उसी तरह से अगर स्टूडेंट एक सही बात लिखने के बजाय 5 गलत बातें भी लिख देता है, तो ये बात बता रहा है कि एक्चुअली मैंने जो सही लिखा था वो भी फ्लूक में लिख दिया था, मुझे आता नहीं है एक्चुअली. हाँ, तो हाँ, 2 डबल एग्जैक्टली. वो यही कि चाहते हैं कि वो सारे जवाब लिख दें और मैं उनमें से ढूंढ लूँ जवाब. तो इट्स अ चैलेंज एक्चुअली. इन मेनी टाइम्स दिस इज अ चैलेंज कि स्टूडेंट ने इस 4 पेज के अंदर एक लफ्ज सही लिखा है, अब ढूंढने को कहा है. हाँ एग्जैक्टली. बहुत दफा तो हमें जो है वो एक ही पेपर के बाद हम कहते हैं बस अब ब्रेक लेनी पड़ेगी. इस एक पेपर में भी बहुत ढूंढा कि कहीं से 2 लफ्ज मिल जाए जिससे उसे पास कर दे, मगर वो छुपा के रखा, वो नहीं बताता है. तो अब आते हैं हम अपने, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है. ठीक है, जल्दी जल्दी गाइडलाइंस बता देता हूँ. नंबर 1, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी. दूसरा, आपको जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनके टॉपिक्स को देख लें, चाहे स्लाइड से ही देख लें, मुझे कोई एतराज नहीं इससे. उनके टॉपिक्स को देखें और अपनी एक नोटबुक में कहीं पर उसकी एग्जाम्पल लिखें. जैसे हमने परसेप्शन पढ़ा तो परसेप्शन की एग्जाम्पल लिख दिया, अटेंशन की एग्जाम्पल लिख दिया, एक्सपोजर की एग्जाम्पल लिख दिया. जो सामने आ रहा है, जो अभी देखा है कल परसों तरसों, उसकी एग्जाम्पल लिख दी. ठीक है. जितना ज्यादा आपने उसकी एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे अपने पास, उतना आपके जहन में वो चीज की कॉन्सेप्ट फ्रेश रहेंगे. तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा इसमें क्या था. ठीक है. फिर दूसरा क्या कि आप खुद से अपनी सेल्फ टेस्ट करें कि अगर मुझे ये सामने ऐड चल रहा है, अगर मुझे ये पेप्सी में ग्रुप इन्फ्लुएंस लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा. अगर मैं ये क्या नाम है, सूफी कुकिंग ऑयल में मुझे जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा. ठीक है. तो सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें अपने जहन के अंदर. ये 2 चीजें आप कर लें तो आपकी हर वक्त आपकी तैयारी है किसी भी वक्त. हातिम क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मजीद लंबे जवाब जो है ना इसके मिले आपको, क्योंकि आपको एक्चुअली खरे खरे जवाब मिले. ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं. इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो सर आते हैं. हाँ, हमेशा से मैं यही बताता हूँ. हालांकि हमारे एक्चुअली मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आप रिवीजन कराएं बच्चों को, एक्चुअली बच्चों को, क्योंकि रिवीजन में बच्चों को ही कराया जाता है. 3 क्लास में जब हम पढ़ते थे तो रिवीजन होता था. सर अस्सलाम वालेकुम. जब ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है तब हम क्यों रिवीजन कर जाएं, और ये थोड़ा सा बड़ी मुश्किल हमारे लिए. हमारे पास और बहुत सारे ऑफिस के आपको तो मालूम है सर मैंने इस बारे में. तो बिल्कुल. मेरा कल रिकॉर्डेड है, हमें उनको करने को दोबारा से यूट्यूब खोले देख लेता था हम बात, हम बैठ के उनको रिवाइज करें. आओ बेटा हम पढ़ाएंगे तुम्हें दोबारा से. तो दिस इज वेट फॉर मी. अच्छा खैर, यानी ऐसा करते हैं, ये अभी कर लेते हैं क्योंकि फिर
सब लोगों को जाना भी होता है, 6 बजे के बाद बिजी हो जाते हैं सब लोग, खरबूजा काटना होता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। आज हम एक चीज पढ़ रहे हैं, फ्रॉइडियन थ्योरी। रिवीजन भी आप खुद ही से कर लीजिएगा, क्वेरी जितनी वो आप पूछ सकते हैं, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, अनलिमिटेड रीफिल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा। फ्रॉइडियन थ्योरी, तो फ्रॉइड एक आदमी था जिसका नाम था, हाँ सिगमंड फ्रॉइड ही नाम था उसका, ऑस्ट्रियन एक साइकियाट्रिस्ट था जिसने एक्चुअली साइकोलॉजी की जो ओरिजिनल बुनियाद डाली थी। अच्छा, तो भाई ये बता रही है रूहा कि उसकी नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी है, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा, तो अब जो उसने ये बात कही थी, उसने कहा कि ये जो इंसान का जहन है, माइंड है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि एक इसके अंदर जो इंस्टिंक्ट है वो है इड, विच मीन्स द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्लेजर प्रिंसिपल या एनिमल इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। क्यों एनिमल इंस्टिंक्ट और प्लेजर इज द सेम? इसलिए क्योंकि हम गौर करें तो एनिमल्स एक्चुअली their basic instinct is just survival, pleasure and survival. That's it. Comfort, सुकून से वो सो सकें, सुकून उनको खाने को मिल जाए, वो आराम से जिंदगी गुजारें। ठीक है ना? उनके पास ये नहीं होता ना कि कोई जानवर जो है वो अपनी जिंदगी में कोई मकसद लेकर निकले, कोई कहे कि मेरी जिंदगी में जो है वो मुझे ये अचीवमेंट करनी है। तो एनिमल्स जो है उनका मेन काम होता है सर्वाइवल, सुकून से रहना, शेल्टर मिल जाए, खाना मिल जाए, बस। तो इड जो इंस्टिंक्ट है इंसान की, वो उसे बताती है कि वो उसे जो बेसिक चीजें उसकी जरूरियात है वो उसे पूरी हो जाए, उसे सुकून मिल जाए, उसे अच्छा लगे, उसके सेंसेस को प्लेजर मिले। अच्छा, फ्रॉइड ये कहता है कि ये जो है ना सबसे बड़ा हिस्सा है इंसान का, यानी कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले उसके अंदर ये इड जरूर रहेगा और वो उसको ड्राइव करता रहेगा हर चीज। तो इंसान जो है वो अगर बहुत ज्यादा किसी भी चीज में काम कर रहा हो, जो उसकी इड की इंस्टिंक्ट है वो उसे हमेशा ड्राइव करती रहेंगी। इंसान को हमेशा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, ये सब चीजों से चाहिए होंगी। जो दूसरा हिस्सा है वो इंसान के अंदर होता है, जानवरों में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, शायद कुछ में कुछ हिस्सा होता हो, और वो कहता है कि यह है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो वो है इंसान का जिसको अगर हम नफ्स के 3 हिस्सों में देखें तो नफ्स के वो है ना नफ्स अम्मारा, वो नफ्स अम्मारा जो है वो इड है, ID इड। और जो दूसरे वो होता है नफ्स हाँ, वो होगा सुपर ईगो। ठीक है, जो बताता है कि सही चीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए, what is right, what is wrong, what is good, what is bad, and that is based on obviously on the religion, on our culture, on our some of the things are absolute in our own instinct के हम जो है वो एक्चुअली अगर गौर करें तो इंसान जो है वो नेचुरली सिंपैथेटिक होता है। उसके अंदर जो एपैथी होती है, यानी कि डिसेंसिटाइज अगर इंसान हो जाए तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से होता है, एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। नेचुरली इंसान जो है वो एम्पैथेटिक है।
So, irrespective of religion and culture or race or upbringing, humans are empathetic by nature. So these are the things that are there naturally, and we follow these things. تو یہ سپر ایگو جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں نے ایک پکچر نکالی ہے تو شاید سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہے تو ایک طرف یہ ہے اڈ, یہ ایک طرف ہے سپر ایگو. ٹھیک ہے. اڈ کہہ رہا ہے آئی نیڈ ٹو ایٹ رائٹ دس سیکنڈ, بھوک لگ رہی ابھی فوراً کھانا کھانا ہے. سپر ایگو کہہ رہا ہے یو کین ڈو دیٹ بیکاز یو آر ان دا مڈل آف این امپورٹنٹ میٹنگ. ٹھیک ہے. یا پھر جیسے کہ اس وقت ہم جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ ہمارا سپر ایگو ایکچولی ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں, یو کین ناٹ ایٹ بیکاز یو آر فاسٹنگ. اگر وہ سپر ایگو نہ ہو تو ہم ایسے کھا لیں, ہمیں کوئی روکنے والی چیز نہ ہو. جس کا سپر ایگو ویک ہو جائے گا وہ جو ہے وہ نہیں روک پائے گا اپنا. ٹھیک ہے. اچھا, تو دیٹ از کالڈ سپر ایگو. اب یہ تیسری کیا چیز ہے, ایگو. ایگو از دا پارٹ دیٹ ایکچولی ریزالوز دا کانفلکٹ بٹوین دا ٹو. فار ایگزامپل, ایکچولی اٹ از دا ایگو دیٹ pushes us to have more افطاری دین وی نیڈ. ہوتا یہ کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چیز کھا لیں. اڈ کہہ رہا ہے اندر تو, لیکن سپر ایگو کہہ رہا ہے نہیں کھانا. اب ایگو کہتا ہے کہ اڈ بھائی تم جو ہے وہ تھوڑا انتظار کر لو, ابھی بس 2 گھنٹے بچے, 2 گھنٹے کے بعد پھر جو دل چاہے کھا لینا. کہتا اچھا چلو صحیح, اٹس اے گڈ بارگین. اب میں کھاؤں گا سموسے پکوڑے اور یہ اور وہ فلانا ٹماٹر. تو وہ پھر کمپنسیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کمپنسیشن میں کبھی کبھی ہم اوور بورڈ بھی چلے جاتے ہیں, جتنی ہمیں ضرورت اوریجنلی تھی اس سے بھی زیادہ. تو ہوتا یہ کہ ہم عام طور پہ رمضان میں, اس کو ہم اگر ان شارٹ میں اسے کہتا ہوں کہ رمضان جو ہے وہ کھانے کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے سال میں نہیں کھایا ہم اس سال میں جو ہے اس کو پورا کر لیں گے. تو اس دفعہ تو سارے بفیز وغیرہ بند تھے, ورنہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھا کر جو ہے وہ اپنے سارے پرانے ریکارڈ توڑ دیں. تو کوکنگ آئل یعنی جو چیز ہمیں خالی پیٹ میں کم کھانی چاہیے وہ ہم زیادہ کھاتے ہیں. فرائیڈ اور کولڈ ڈرنک اور ایسی چیزیں. خیر, اچھا اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ ایکچولی کون سی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو اس میں ہوتی ہیں, کیا نام ہے, سپر ایگو کی ہوتی ہیں, کون سی جو ہے وہ اڈ کی ہیں. یعنی اڈ کی کا مطلب یہ ہے کہ کون سی جو ہے وہ اس کو بڑا آسانی سے اڈ کے ذریعے آپ اسے پروموٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اب آپ لوگوں کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے کیونکہ میں کھانے پینے کی باتیں کر رہا ہوں. تو فار ایگزامپل آئس کریم. اب آئس کریم جو ہے وہ انسان آٹومیٹیکلی اس کی طرف کھینچے گا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں جب بھی ایڈ دکھایا جائے گا تو اس کے اندر وہ آئس کریم کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھائیں گے کہ آئس کریم کو ایک سکوپ سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر چاکلیٹ گر رہی ہے اور اس کے اوپر اسٹرابیریز گر رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, یا چاکلیٹ دکھائی جائے گی تو اسے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی. تو تاکہ آپ کا اڈ اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور آپ کا دل چاہے کہ بس میں ابھی جاؤں اور ابھی کھاؤں, تو وہ اور زیادہ اگنائٹ کرتا ہے اڈ. ٹھیک ہے. یا پھر جو فاسٹ فوڈ والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے جو ایڈ ہوتے ہیں اسی طرح کے.
ٹھیک ہے، ہاں مجھے معلوم ہے. انفیکٹ آئی کین آپ لوگوں کے لیے ایک اور ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ کے منہ میں ابھی سلائیوا آ رہا ہوگا، بیکاز ہم بھی آلسو آپریٹ دا سیم وے ڈاگ ڈو. اچھا، تو اب یہ سارے ایڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ایسی چیز کا ایڈ دکھانا ہے جو سپر ایگو کی اپیل رکھتا ہے. اب سپر ایگو کی اپیل کون سی ہے؟ فار ایگزامپل یونیورسٹی. اب یونیورسٹی تو ایک انتہائی سپر ایگو کی چیز ہے، جہاں پر آپ جو ہے وہ تقریباً کتنے 12-13 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، وچ از اراؤنڈ آئی تھنک 800 روپے پر کلاس بنتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو 800 روپے پر کلاس آپ دے رہے ہیں، 16 کلاسز لیتے ہیں اور 13,000 روپے دیں گے تو ایسی کچھ بنتا ہوگا 13-14 800 850 روپے. اب 800 روپے امیجن کریں کہ آپ ہر ایک کلاس کے بدلے 800 روپے کا زبردست کھانا کھا سکتے تھے. اس کے بجائے آپ وہ زبردست اچھا سا کھانا کھانے کے بجائے آپ کلاس میں 3 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں پریزن میں اور لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ تکلیف سے وہ چیز سے کوئی اچھی چیز نہیں لی، اور لیا بھی تو کیا لیا، اس میں آپ بند ہو کے لیکچر سن رہے ہیں. نیند بھی آ رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں. تو انتہائی زیادہ یہ سپر ایگو کی اپیل رکھتا ہے. اب کیوں آپ کرتے ہیں ایسا ظلم اپنے ساتھ؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایکچولی آپ کا ایگو اندر سے یہ کہتا ہے کہ آج اگر بیٹھ کے یہ کلاس لے لیا تو آگے جا کر جب ڈگری مل جائے گی تو اچھی نوکری ملے گی، زیادہ پیسے ملیں گے، تو اس سے جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کے تم کھا سکتے. اگر آج یہ نہیں لیا نا تو پھر ساری زندگی کچھ نہیں ملے. پھر بھی ایڈ اندر سے تنگ کرتا رہتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جلدی سے جیسی بریک ہوتی ہے جلدی سے کینٹین جا کر چائے پی لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ آپ کا ایڈ تھوڑی دیر کے لیے سیٹسفائڈ ہو جائے اور آپ کا سپر ایگو بھی چلتا رہے. اب اگر آپ سپر ایگو کے حساب سے یونیورسٹی کا ایڈ بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ صرف یہ دکھا دیں کہ یہ تو سپر ایگو کی چیز ہے نا، آپ آئیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کلاس ہوگی، اس کے اندر یہ وائٹ بورڈ ہوگا اور آپ جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور اگر بہت چینج ہو گیا ماحول تو لائبریری آ جائے گی اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی نہیں آئے گا یونیورسٹی. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اب اس کا اصول سمجھیں. آپ کو چیز بیچنی ہے سپر ایگو، لیکن آپ دکھائیں گے ایڈ. اے سی کلاس روم دکھائیں گے، آپ دکھائیں گے ہمارے پاس کلاس روم ضرور ہے مگر اس میں اے سی چل رہا ہے، گرمی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے ہمارے پاس لائبریری ہے لیکن وہ کمپیوٹر والی ہے، اس میں آپ بور نہیں ہوں گے. کیفیٹیریا ہے، اسپورٹس روم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو پاکستان ٹور پر ہم لے کر جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ سارے ایونٹ کرواتے ہیں اور کانسرٹ ہوتا ہے اور غزل نائٹ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جو ایڈ ہوگا وہ تھوڑا سا کنونس ہو جائے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اگر یہ سب ہے تو پھر میں گزارا کر لیتا ہوں اور چلو چلتے ہیں پھر یونیورسٹی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں میں سے جم جاتا ہے یا گیا ہے تو جم جو ہے اس کے عام طور پر پیسے، مجھے تو جم گئے ہوئے جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا، یو کین ٹیل. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں آج کل کوئی 1,000-1,500 روپے لگ رہے ہوں گے، پرانے زمانے میں 500 روپے تھے. تو اگر فار ایگزامپل آپ 1,500 کی لے لیتے تو 1,500 روپے میں آپ جاتے ہیں جم اور خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں.
जिसको कहते हैं इंग्लिश में मासोकिस्ट, खुद ही अपने आप को तकलीफ देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो आप जाते हैं और खुद ही 1 घंटा जो है वो अपने जिस्म को खूब सारा पेन देते हैं, और पेन देने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बहुत थक चुके होते हैं और आपका इड जो है वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड होता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ, और वो चिल्ला रहा होता है अंदर। तो आप क्या करते हैं कि उसी के साथ जो है वो एक जूस की दुकान होती है, जो जहां पर कीनू और ग्रेप फ्रूट का जूस होता है, इसी वजह से ग्रेप फ्रूट आपको आपका वजन कम करेगा। एक्चुअली आप इड को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप उससे जो है वो 100 रुपए का जूस खरीद लें। भाई तो पुराने जमाने में 100 का होगा, अब तो 120 150 का होगा। तो अगर 100 रुपए का भी है तो आपने वो जूस उससे ले लिया, और अगर आप 25 दिन जिम गए तो आपने रोज 100 रुपए का एक जूस लिया, 2500 रुपए आपने जूस पे खर्च किए, 1500 रुपए जिम की तकलीफ से निकलने के लिए। तो इट जो है एक्चुअली जब आपसे एक्सपेंडिचर करवा रहा होता है तो आपको पता नहीं चलता। सुपर ईगो जब करवा रहा होता है ना तो बहुत महसूस होता है। जब हम ऐसा कोई भी काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें मेहनत लग रही हो, हम ऑटोमेटिकली उसमें ना बहें, हमारे फायदे की चीज हो लेकिन मुशक्कत वाली हो, तो हमें बुरा लगता है। ठीक है, वो तस्वीर चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को?